हेलो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे करने वाले हैं। आज हम जो कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके मॉडुलस क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। आज वाले वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे सबसे पहले 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ज्योमेट्रिकल मीन्स कार्टेशियन प्लेन। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको देखिए एक्स एक्सिस की जगह बोल देते हैं रियल एक्सिस और इसको बोल देते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और जब इसको इमेजिनरी और रियल एक्सिस बोल रहे हैं इसका मतलब ये हम क्या ले रहे हैं, जो प्लेन ले रहे हैं वो टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ये नेगेटिव डायरेक्शन, वर्टिकल लाइन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब हम जो प्लेन यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं, जब भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करते हैं आर्गेंड प्लेन बोलते हैं या गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। ओके, तो इसका मतलब रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट है y। और ये हमारा क्या हो गया, मान लो ये P पॉइंट था तो ये OP क्या बन रहा है, OP लेंथ बन रही है जो वेक्टर की फॉर्म में हो जाएगी। वो वेक्टर फॉर्म में जब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखूंगा, ये x कोऑर्डिनेट, ये y मीन्स रियल पार्ट x है, y क्या है इमेजिनरी पार्ट है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, x और y जैसे कार्टेशियन में करते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये कि रियल एक्सिस है और इमेजिनरी पार्ट है, राइट। तो अगर ये P लिखा तो इसका मतलब ये x प्लस आइटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और ये एंगल मान लो थीटा है तो हमें पता है कि थीटा क्या होगा, tan थीटा विल बी y अपॉन x। इसी को हम यूज़ करने वाले हैं, थीटा विल बी tan इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। अब देखिए इसी को दूसरे फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। आज का जो डिस्कशन है मेन पार्ट यही है, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे करेंगे। तो सबसे देखिए पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो मॉडुलस, ये जो लेंथ है ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। मान लो इसको हम r लिख लेते हैं। और ये एंगल जो है ये थीटा है, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z का एम्पलीट्यूड। और शॉर्ट में इसको लिख देते हैं AR ऑफ z और AMP ऑफ z। इसका मतलब ये वो एंगल है जो कॉम्प्लेक्स नंबर P OP, राइट। ये एंगल, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर P है तो OP क्या एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, राइट। और अगर हम इसको ले रहे हैं तो इसको कैलकुलेट करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है, उस मेथड की बात करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे हम। अगर थीटा है तो ये क्या हो सकता है हमारे पास, थीटा देखिए यहाँ सकता है 0 और ये हो सकता है π/2 और ये हो गया पाई, दिस इज -π/2 और -π। तो जब भी हम थीटा की बात करेंगे एक्स एक्सिस से एंगल, तो ये कितना हो सकता है 0 से 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम लिखें तो हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मेनली जो यूज़ करेंगे। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, अगर मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आइटा b, इसका जो साइन है a और b का वो बताएगा। इसको हम क्या लेते हैं, रियल पार्ट को लिख देते हैं r cos θ = a, r sin θ = b। कोई नई चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, ये हमें पता है। अगर ये r है तो ये क्या हो जाएगा, r cos θ हो जाता है और ये r sin θ हो जाता है। यानी x क्या है, ये रियल पार्ट बन जाएगा r cos θ x की वैल्यू, और ये इमेजिनरी पार्ट। तो x r a cos θ, r क्या है, मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉडुलस है, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए r की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, r स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, a² + b², यानी r क्या हो गया, r विल बी √a² + b², जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। अब बात करते हैं थीटा की। अब थीटा क्या होगा, उसका साइन, ये डिपेंड करेगा a और b का साइन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या साइन है।
मान लो ए और बी को लेते हैं हम, तो दोनों अगर कोस थीटा साइन थीटा देखेंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके लिए हम क्वाड्रेंट यूज़ करते हैं। अगर वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, अदरवाइज साइन पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है, यानी ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे। फिर एंगल अगर मान लो यहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम दूसरे मेथड से लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसको, ये -π to 0, यानी एंगल फर्स्ट और सेकंड में तो हम क्या लिखेंगे 0 to थीटा और π - थीटा इस क्वाड्रेंट के लिए। इसके लिए या तो थर्ड क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे या फोर्थ करेंगे। फोर्थ में एंगल होता है -θ और यहाँ पे जो एंगल लिखेंगे वो लिखेंगे -θ -π + थीटा, क्योंकि यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा माइनस, ये -π यूज़ करेंगे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल। मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ। देखिए आपको z मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i, ओके, r cos थीटा, इसी को पोलर फॉर्म वो बोलते हैं। जब हम इसको लिख देते हैं ना, z को क्या लिखते हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यानी r है इसके साथ, इसको रिप्रेजेंट करना अभी करते हैं। देखिए r cos थीटा क्या है 1, r sin थीटा क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ i, तो इसका हम लोग r मॉडुलस क्या होगा, दोनों का स्क्वायर, वही तो सीधा भी निकाल सकते हो भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी √2 हो गया। r की वैल्यू रखते हैं √2 cos थीटा = 1, √2 sin थीटा = 1, यानी देखिए अब साइन भी पॉजिटिव है, कोस भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट आना है, यानी कोस tan थीटा लिख देता हूँ मैं दोनों को डिवाइड करके, तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, यानी थीटा की वैल्यू π/4 होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। इसको पोलर फॉर्म में लिखूँ, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को पोलर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये बन जाएगा z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जो क्या बनना है r की वैल्यू तो पता ही है आपको, r कॉमन ले लिया, r कितना है √2 cos थीटा यानी cos π/4 प्लस i sin π/4, ये जो है ये आर्ग्यूमेंट को बता रहा है, ओके। इसी को देखिए, अगर मान लो मैं ये ले लेता z = 1 - i, उस केस में क्या होता, साइन नेगेटिव होता, राइट, यानी ये वाला जो साइन है इमेजिनरी पार्ट, यानी इस केस में tan थीटा नेगेटिव आ जाएगा, यानी कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/√2 और साइन थीटा की वैल्यू होगी -1/√2, यही r की वैल्यू यहाँ से रख दिया, इससे ये निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा। कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता। अब थीटा जो मैं लिखूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, या तो अपर पार्ट लेंगे या लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट में क्या लिखूंगा, एंगल को जो लिखूंगा थीटा होगा -π/4 थीटा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2π - थीटा हम क्या लिख देते हैं -π/4, ओके। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आपका एंगल बन जाएगा। इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी फिर √2 cos -π/4 प्लस i sin -π/4, यानी जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो क्या है -π/4 है। अगर मान लो मेरे पास ये टर्म भी क्या z माइनस है, दोनों नेगेटिव होते हैं, -1 - i, ओके, दोनों नेगेटिव हैं, तो देखिए क्या होगा, कोस थीटा की वैल्यू भी -1/√2 आएगी जो कर रहे थे, और साइन थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1। अब देखिए साइन और कोस दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव, यानी हमें देखना कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल लिखूंगा ये तो पता ही है हमें क्या लिखना है, -π प्लस π/4 इसकी वैल्यू होती, यानी मेरे पास कुल मिला के आ जाएगा -3π/4, यानी ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। अगर मान लो एक केस और बचता है जिसमें कोस नेगेटिव हो, मान लो ये देते -1 प्लस i है, तो इसको मैं लिखना चाहूँ पोलर फॉर्म में, तो उस केस में देखिए कोस थीटा नेगेटिव आ जाएगा, रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, अपॉन में √2 आना है, दैट वी नो, अभी हमने किया है। देखिए यही वही सेम पार्ट कर रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ साइन चेंज कर रहा हूँ मैं। तो इससे मेरे पास क्या बनेगा, कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, यानी कौन सा क्वाड्रेंट लूंगा, सेकंड, यानी थीटा आ जाएगा π- सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखूंगा तो π - थीटा लिखना, और थीटा क्या है आपके पास π/4 है, यानी कुल मिला के आपके पास आ गया 3π/4, ओके। तो इसकी पोलर फॉर्म अगर लिखना तो क्या आ जाए, z = √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा।
आई होप यू गॉट द कंसेप्ट कि पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जब तक नहीं आएगा आपको तब तक हम बहुत सी ज्योमेट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की वो नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सा है, क्या करना है आपको, दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकालना है। उसके साथ साथ मैंने बताया आर्ग्यूमेंट के लिए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे, यहाँ से ले लेंगे। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है तो -π/+ थीटा और ये -θ हो जाता है। ये इतनी चीज़ें हम कर चुके हैं। अभी हमने देखा कि z = 1 + i, या मैं लिख देता हूँ a + i, इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो क्या होगी, z = r cos θ + i sin θ। r क्या है, मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है r, और थीटा क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज लेनी होती है। अभी हमने देखा कि z = a + i भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो होगी r cos θ + i sin θ, जहाँ पे r क्या है, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा क्या है, थीटा आपको लिखना है आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट वन। आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने अभी बताया आपको। इसी को देखिए, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म होगी जब मैंने रिप्रेजेंट किया, ये पोलर फॉर्म हो गई। थर्ड जो फॉर्म है जो हम करने वाले हैं वह है यूलर्स फॉर्म। इसमें क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि e की पावर्स में। तो देखिए z = क्या होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पोलर फॉर्म ये है, यानी हमें मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए। ये तो सिंपल चीज़ें हैं वो डायरेक्ट करने के लिए। अगर ये पता है r और थीटा तो हम इसको लिख देंगे r e⁻i⁻θ। इसका मतलब है r cos θ + i sin θ, यानी ये जो पार्ट है ये e⁻i⁻θ में लिख दिया हमने। i⁻θ मीन्स इस फॉर्म में होगा, r यहाँ पे लिखा हुआ। अगर ये इस ऐसे होता, मान लो e⁻−θ, तो इसको लिखते हैं हम r cos θ -i sin θ, यानी दोनों में रिलेशन भी बता दिया मैंने हमने। ये पोलर फॉर्म है और ये यूलर्स फॉर्म बोलते हैं z, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा यूज़ रहने वाला है हमारे पास। दोनों को हम बार बार यूज़ करेंगे जब हम बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं इन कंसेप्ट पे, राइट। जो मेनली जेईई वाले क्वेश्चन इसको बोलते हैं वो करेंगे हम। अब देखिए ये यूलर फॉर्म हो गई। अगर मान लो मैं एक और फॉर्म बना देता हूँ, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या वेक्टर भी हो सकता है? देखिए कोशिश करते हैं। हमने अभी रिप्रेजेंट किया कि ये कोई ओरिजिन, ये कोई रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस जो भी लिखते हो आप, वाई लिख दो, इमेजिनरी एक्सिस। ये अगर P पॉइंट है तो OP को जो ज्वाइन कर रहा है वो क्या हो गया, लेंथ हो गई R, यानी उसका मॉडुलस। और OP पॉइंट को मैंने ये अगर बना दूँ तो ये हमें पता है कि ये एक वेक्टर होता है, राइट, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जिसका OP वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिसमें OP मॉडुलस होगा, राइट, मॉडुलस, और साथ साथ में OP की डायरेक्शन होती है। ये तो वेक्टर होगा। यहाँ डायरेक्शन ना होके क्या आएगा, थीटा। थीटा भी तो डायरेक्शन ही बता रहा है ना। और थीटा की फॉर्म में लिखना चाहूँ, यानी ये डायरेक्शन लिखते हैं हम। ये वेक्टर हो गया हमारा कि मॉडुलस हो गया और ये वेक्टर हो गया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लिखेंगे कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका z यानी ये लेंथ हो गई पूरा। तो इसमें r तो मॉडुलस है और एक डायरेक्शन की जगह क्या है ले रहे हैं हम, आर्ग्यूमेंट थीटा। तो इससे समझ आ गया कि थीटा क्या है, एक डायरेक्शन बताना है अपने को। तो ये देखिए अब क्या होगा, OP मैग्नीट्यूड यानी r, और ये डायरेक्शन का मतलब ये लिख दीजिए। अब देखिए ये एक वेक्टर है, वेक्टर की तरह है। कैसे, ये मॉडुलस है और ये डायरेक्शन का मतलब कोस थीटा साइन थीटा, यानी डायरेक्शन ही बता रहे हैं। देखिए कोस थीटा और साइन थीटा क्या होता है, आयोटा लगा, मतलब आयोटा का मतलब सिर्फ वो क्या है, आर्गेंट प्लेन की बात चल रही है, जहाँ पे एक रियल एक्सिस है और एक इमेजिनरी एक्सिस होने वाली है। तो यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो भी ये सही है कि z क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z e⁻i⁻θ। वही तो है, देखिए
ओके 3D में जब हम पढ़ते हैं जिसके बारे में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो कोस थीटा और साइन थीटा क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं। सेम वैसे ही वेक्टर बन जाता है यहाँ आई जेड कैप की जगह यहाँ पे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो यानी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको वेक्टर की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और जितनी प्रॉपर्टी वेक्टर की होती हैं वो समझ लो, आपको वेक्टर की प्रॉपर्टी समझ आ जाएंगी, बड़ी ईजिली समझ आती हैं, बड़ा ईजी सा मेथड हो जाता है जिसको हम डिस्कस भी करने वाले हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, मान लो एक आपको दे रखा है कि √3 माइनस आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में, यूलर फॉर्म में और वेक्टर की फॉर्म में भी लिखना है, यानी यूलर फॉर्म ही होगी वेक्टर फॉर्म। कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, r चाहिए, मॉडुलस। ओके मॉडुलस तो पता है हमें, z मॉडुलस, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और दिस इज 2। ओके इसका मतलब रियल पार्ट हो गया हमारे पास यानी 2 कोस थीटा इक्वल टू √3 और r साइन थीटा होता है क्या, यानी 2 साइन थीटा इक्वल टू -1 और इससे कोस थीटा क्या आ जाएगा √3/2 और इससे साइन थीटा आ जाएगा आपके पास -1/2। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको थीटा निकालना है, r हमें पहले से ही पता है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए साइन नेगेटिव है, कोस पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होना है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में एंगल लिखेंगे, यानी थीटा क्या बन जाएगा -π/6, क्योंकि साइन थीटा -½ का होता है, -π/6 पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे। समझ आ गया होगा कि ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता तो हम जाते सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ लिखते एंगल। तो यानी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका पोलर फॉर्म क्या होगी, r cos थीटा। r कितना है, r हमें अभी कैलकुलेट किया था, ये 2 है, 2 cos -π/6। ओके बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना है, प्लस आयोटा साइन -π/6। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्चुअल में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें r क्या है 2 है और एंगल थीटा ये आर्ग्यूमेंट। अगर इसको मैं यूलर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखिए मॉडुलस r, ये रहा r e पावर माइनस, क्योंकि एंगल -π/6 थीटा है ना, आयोटा यहाँ पे लगा देते हैं तो ये भी बन जाएगा। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये z को क्या, यही फॉर्म हो गई, यानी इसका मतलब हम किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में अगर करना चाहें सोल्व, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, सीधा कार्टेशियन फॉर्म होगी, उसके बाद हमारे पास पोलर फॉर्म होगी या यूलर फॉर्म होगी। इसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं इस आर्ग्यूमेंट थीटा की, कि कैसे इसे चेंज होता है, बेसिक ऑपरेशंस